Hello students. So today we will be studying about the device called cyclotron. So cyclotron is basically a device which is used to accelerate ions and particles to a very high speed. ओके सो जो भी आपके छोटे पार्टिकल्स होते हैं या आइंस होते हैं उनको हम बहुत हाई स्पीड पे एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं और इनको हम एक्सेलरेटर्स भी कहते हैं. अब बेसिकली द थिंग इज़ कि वाई देयर इज़ अ नीड टू एक्सेलरेट आइंस एंड पार्टिकल्स. सो बेसिकली द नीड इज़ कि जब हम किसी भी आइन को या पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो हाई एनर्जी गेन करते हैं. हाई एनर्जी गेन करने की वजह से, हाई एनर्जी डेवलप करने की वजह से उनमें एक पर्टिकुलर मास होता है जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है एंड दे हैव मोमेंटम ऑल्सो. ठीक है, और जब वो किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं तो वो उस पर फोर्स लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा है हम घरों में जब कील ठोकते हैं तो हमारे पास एक कील होती है और एक हैमर होता है. हम जब हैमर को नेल पे स्ट्राइक करते हैं तो हैमर जो है वो नेल पे फोर्स लगाता है और नेल जो है वो अंदर चला जाता है. ठीक है, तो यही काम साइक्लोट्रॉन का होता है कि वो आइंस को वो फोर्स प्रोवाइड करता है, वो स्पीड प्रोवाइड करता है, जिससे कि जब भी वो आइंस किसी भी पार्टिकल से टकराएंगे तो वहाँ पे वो उस पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो पार्टिकल जो है वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमने जब न्यूक्लियस की स्टडी की थी वी गॉट टू नो कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस. अब उसके बाद हमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो न्यूक्लियस के बारे में पता करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली स्टडी कर पाएँ. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल where you can use the cyclotron to accelerate the ion so that it can strike the nucleus and it can break the nucleus into heavy part. Break the nucleus so that we can study inside its structure. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है? द मेन प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है कि हमारे पास जो आइंस हैं बेसिकली वो हमारे दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड इज़ नेगेटिव. ठीक है, अब सपोज़ हमें न्यूक्लियस को ब्रेक करना है. ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज. ये हमारा न्यूक्लियस है, हमें इसको ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव आयन को इस पर स्ट्राइक करना है. ठीक है, न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, ये आयन भी पॉजिटिवली चार्ज है. तो जब हम इसे बहुत हाई स्पीड देंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो आयन है ये इसके पास पहुंचने से पहले ही इससे रिपेल कर जाएगा, तो ये इस न्यूक्लियस पे स्ट्राइक नहीं कर पाएगा. राइट, सो वी कैन नॉट यूज़ द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ वी कैन नॉट यूज़ द प्रोटॉन फॉर दिस. राइट, नेक्स्ट वी हैव द नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज को अगर हम यूज़ करते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो होगा, सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द नेगेटिव चार्ज. तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये जब न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेगा तो दो चीज़ें होंगी. पहला तो न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस पे फोर्स ना लगा के वो न्यूक्लियस पे स्टिक हो जाएगा. ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना कम होता है कि वो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए केपेबल नहीं है. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में वो रिपेल कर जाएगा और नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, वो न्यूक्लियस पे ही स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस पे उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा. प्लस जो उसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का इट इज़ सो लेस कि इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग द nucleus. When we take the example of hammer and nail, in this case the mass of the hammer is very high as compared to the nail, तो वो easily force लगा पाता है, उसका सारा जो हैमर का मोमेंटम है वो नेल में ट्रांसफ़र हो जाता है. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस से स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसको ब्रेक करने के लिए वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या सोल्यूशन बचता है कि हम इसी पॉजिटिव चार्ज को यूज़ करें. क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डेंस है, इसका मास ज़्यादा है और इट इज़ केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द न्यूक्लियस. राइट, सो हम इस पॉजिटिव चार्ज को यूज़ करें और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करें. अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है. हमारी रिक्वायरमेंट है that we require the charge of high speed
comma, they are heavy particles ठीक है. सो हैवी पार्टिकल्स होंगे मीन्स दे शुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही तो हैवी पार्टिकल्स होंगे. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का तो मास बहुत कम है. ठीक है. सो वी रिक्वायर द चार्ज ऑफ हाई स्पीड एंड दे शुड बी हैवी पार्टिकल्स. ठीक है. और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं टू स्टडी न्यूक्लियस and nuclear physics. So this is the basic introduction of cyclotron, in which cyclotron is used to accelerate the ions to a very high speed so that it can strike the nucleus and break it. But हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे आई, पॉजिटिव चार्ज will repel and the negative charge is not capable of breaking the nucleus. ठीक है. So the basic requirement is that we require a charge which has very high speed plus they are heavy particles so that they can break the nucleus. ठीक है. एंड इट इज़ यूज टू स्टडी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. नाउ लेट्स सी इट्स प्रिंसिपल. व्हाट इज़ इट्स प्रिंसिपल? ठीक है. हर साइंस में हर एक डिवाइस का एक प्रिंसिपल होता है जिस पे कि वो बेस्ड होता है. ठीक है. अब देखो, दिस डिवाइस इज़ यूज टू एक्सेलरेट द पार्टिकल्स टू अ वेरी हाई स्पीड. ठीक है. सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. और इसमें मैं एक पार्टिकल को प्लेस कर देती हूँ. राइट. आई हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई हैव प्लेस्ड अ पार्टिकल इन दिस फील्ड. सो व्हाट दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट. सो व्हाट इज द बेसिक नेचर? whenever the charge is placed in an electric field, it experiences a force, right? It experiences force and that force is equals to QE. हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है. ठीक है. तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. अब जब इस पर फोर्स लगेगा मीन्स ये मूव करना स्टार्ट करेगा. मीन्स इसकी ये एक वेलोसिटी को गेन करेगा. सपोज इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हुई ये. ठीक है. तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि इस पर जो अप्लाइड फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा. पर कब तक? जब तक ये इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता. जब ये इस पॉइंट से आगे जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा. तो इस चार्ज पे फोर्स सिर्फ तब तक लगेगा जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है. ठीक है. तो हम क्या करें? हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया को बढ़ा दें. अभी हमने इतना एरिया लिया था, अब हम इसके एरिया को और बढ़ा दें. लेकिन फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम आएगी. ये जो चार्ज होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड पे आके रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा. फिर हम और बढ़ा दें तो इससे क्या होगा? हम बहुत बड़ा एरिया कर देंगे. तो प्रॉब्लम क्या आएगी? when the plates will increase, when the distance between the two plates will increase, then what will happen? The strength of electric field will decrease. We all know V is equals to ED. जब डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए E जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी. जब स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और जब फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी. पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाई स्पीड. तो इस तरीके से तो हम हाई स्पीड अटेन कर नहीं सकते. ठीक है. चलो अब एक तरीका हमारे पास ये है कि सपोज़ ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, हमने यहाँ पे चार्ज रखा और उस पर एक फोर्स लगा. ठीक है. चार्ज ने यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया इस वेलोसिटी से. अब यहाँ पे अगर मैं इस चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दूँ तो क्या होगा? जब कभी भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो सर्कुलर मोशन फॉलो करता है ना. उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है. जिस स्पीड से वो एंटर करता है वो उसी स्पीड से मूव करता है. बट द मूविंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू विच इट विल फॉलो अ सर्कुलर मोशन. ये सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा. जैसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आया, यहाँ पे इसको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और ये फिर से एक्सेलरेट हो जाएगा. ठीक है. अब जब ये यहाँ पे इस एंड पे पहुँचा तो यहाँ पे भी मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दूँ तो क्या होगा? जब ये इसमें एंटर करेगा इट विल अगेन फॉलो अ सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के एंड पे जाके अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा और यहाँ पे अगेन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करके अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करके एक्सेलरेट होगा. इज इट क्लियर?
So this is the basic principle of cyclotron, right? So what is the principle of cyclotron? So the principle of cyclotron is when a charged particle enters in an electric field, its velocity increases, and when it enters in magnetic field, it follows the circular path. ठीक है ना। यहाँ पे बहुत से लोगों बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो करके इस पॉइंट पे पहुँचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में थी, तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में कैसे मूव कर गया? ठीक है, बिकॉज पार्टिकल विल ऑलवेज ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल नॉट ट्रैवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम साइक्लोट्रॉन में इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको भी हर सर्कुलर मोशन के बाद रिवर्स कराते हैं। मीन्स जब पार्टिकल यहाँ से और यहाँ तक पहुँच के वापस आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब तक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। फिर जब पार्टिकल घूम के वापस इस फील्ड में आता है फिर इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, सो यू विल गेट टू नो व्हेन वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ठीक है, सो अभी आप बस ये प्रिंसिपल ध्यान रखो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड व्हेन इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। ठीक है, इसका डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया तो इसकी वर्किंग समझनी ईजी हो जाएगी। तो सपोज वी हैव दिस सर्कुलर डिस्क, हमने इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क ले ली और उसको हमने बीच से तोड़ दिया। ठीक है, तो व्हाट वील गेट दिस फॉर्म ऑफ, हमें इस तरह से दो डिस्क मिल जाए, सेमी सर्कुलर डिस्क मिल जाएगी जिसको कि हम नाम देंगे D1 एंड D2 एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट, और ये इसके बीच का खाली डिस्टेंस है। ठीक है, सो दिस इज ये जो है इनको हम कहते हैं डीज, दे आर इन फॉर्म इन शेप ऑफ अ डी, सो दे आर नोन एज डीज। ठीक है, अब इन दोनों डिस्क को हम अटैच करते हैं एक सोर्स से, और ये जो सोर्स होता है ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है। इसका काम क्या होता है, ये हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने टर्मिनल्स की पोलैरिटी को चेंज करता है। अगर इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अगले टाइम पे जब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा इट्स टर्मिनल्स विल बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हर एक टाइम इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये अपने टर्मिनल्स को चेंज करता है। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज सोर्स होता है वो बहुत हाई होता है, अबाउट 10,000 वोल्ट। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बहुत हाई होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अबाउट 1 लाख। ठीक है, एंड दिस इज़ नोन एज ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने टर्मिनल्स को चेंज करता है, अपने टर्मिनल्स के बीच में ऑसिलेट करता है। जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इज इट क्लियर? सो हमारे पास ये दो डाइज हैं जिनको कि हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब इस सोर्स का काम क्या है? इस सोर्स का काम है, ये डाई D1 और D2 से कनेक्टेड है। अब अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इट विल प्रोवाइड द पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर एंड नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा जिसका डायरेक्शन ये होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव अ सोर्स ऑफ आयन। हमें एक सोर्स यहाँ बीच में हम रखते हैं, सोर्स ऑफ आयन, जहाँ से हमें आयन मिलते हैं, जो आयन को हम एक्सेलरेट करते हैं, जिन आयन्स को हमें हाई स्पीड प्रोवाइड करनी होती है, वो आयन्स हमें जिससे मिलते हैं उस सोर्स को हम यहाँ पे रखते हैं। और वो सोर्स क्या हो सकता है? वो सोर्स हो सकता है कोई हीटर। ठीक है, आपने हीटर्स देखे होंगे ना, हीटर्स को जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, उनकी कॉइल जो होती है वो हीट होने लगती है, जिसकी वजह से उसमें से आयन्स इजेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, जिसमें कि हमें पॉजिटिव आयन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बीच में हम रखते हैं सोर्स ऑफ आयन। इज इट क्लियर? तो ये हमारा डाई हो गया कनेक्टेड टू अ सोर्स एंड बीच में हमने रखा सोर्स ऑफ आयन। ठीक है, अब इन डाइज के ऊपर और नीचे अगर हम 3D में देखें तो इस पेपर के ऊपर और इस पेपर के नीचे हम मैग्नेटिक पोल्स रखते हैं विच प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सपोज दिस इज़ द नॉर्थ एंड
साउथ। ये यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। यू ऑल नो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, which behave as the magnet when the electricity flows through them, otherwise they will not behave as a magnet। ठीक है, तो it forms a case like structure। ये केस टाइप का बन जाता है, ऊपर नीचे इस तरह से, ये दोनों पोल्स हैं और उसके बीच में आपके टाइप्स हैं। ठीक है, सो दिस फॉर्म्स अ केस लाइक स्ट्रक्चर। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम अपने हिसाब से कैसे भी मैनेज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोल्स। ठीक है, तो सपोज हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था इट वाज इन दिस डायरेक्शन इन बोथ द टाइम्स, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वाज कमिंग अपवर्ड्स, मीन्स नॉर्थ पोल इज डाउनवर्ड, साउथ पोल इज अपवर्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे भी इसकी फील्ड को मैनेज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ चेम्बर। ये पूरा जो आपका डाई का सिस्टम होता है इसको हम एक वैक्यूम चेम्बर में इनक्लोज करते हैं। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट होता है, हम इस डाई के पास एक विंडो बनाते हैं जिसको कि हम कहते हैं एग्जिट विंडो। ठीक है, हमारा जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होता है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता है और जब हमें रिक्वायर्ड स्पीड अटेन हो जाती है तो हम उस पार्टिकल को इस एग्ज़िट विंडो से बाहर ले लेते हैं। हम इस पार्टिकल को एग्ज़िट विंडो से बाहर निकाल के स्ट्राइक कराते हैं जहाँ भी हमें उसे स्ट्राइक कराना है। इज इट क्लियर? सो दिस इज़ द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ द साइक्लोट्रॉन विच कंसिस्ट ऑफ 2 डाइज प्लस विद a source. Okay, then we have the source of ion which provides the ions. ठीक है, then we have 2 electromagnets which provide the magnetic field. The system is enclosed in a vacuum chamber and there is exit window from which the particle exits after attaining the required speed. I hope the diagram is clear to you, right? Okay. तो अब हम इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम कंसिडर करते हैं जिसमें कि हमने 2 डीज ली हैं, सोर्स लिया है और सोर्स ऑफ आयन लिया है, राइट। जब हम बैटरी को स्विच ऑन करेंगे, वो बैटरी जिसकी वैल्यू है 10,000 वोल्ट और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 लाख। ठीक है, जब हम इस बैटरी को स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्विच ऑन करते ही यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस डाई को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा, राइट। ये इस डाई को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा और इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सोर्स है ये जो भी आयन को इजेक्ट करेगा वो ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन, राइट। अब इसको समझने के लिए हम इसको यहाँ से बीच से लेते हैं, ये ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन। ठीक है, जब ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पे आते ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, पर ये जो डाइज हैं दे आर मेड अप ऑफ मेटल। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज़ 0। मेटल के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड electric field does not exist inside metal। ठीक है, तो जैसे ही ये इस पॉइंट ए पे पहुंचेगा क्या होगा, ये डाई के अंदर आ जाएगा। डाई के अंदर आने का मतलब है ये मेटल के अंदर आ गया जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मीन्स इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगेगा। नाउ इट इज़ डायरेक्टली अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कराएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, राइट। सो अगर मैं देखूँ, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और हमारी वेलोसिटी कैसे है, इधर। ठीक है, दिस, तो हमारा फोर्स कहाँ लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा इस साइड, राइट। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये इस पार्टिकल को रोटेट करेगा। अब जब ये पार्टिकल इस पॉइंट बी पे आएगा तो ये डाई से बाहर आ गया। ठीक है, जब तक ये पार्टिकल ए से बी पे आया तब तक ये जो सोर्स था इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। अब ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा, पार्टिकल जब पॉइंट बी पे आएगा तो इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल और इस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है,
फिर क्या करेगा, फिर से ये डाई में एंटर कर जाएगा। जैसे ये डाई में एंटर करेगा इट विल अगेन एक्सपीरियंस अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर ये जब पॉइंट इस पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल अगेन एंटर इनटू दिस स्पेस, इट विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो इनिशियली अगर इसकी वेलोसिटी v थी पॉइंट ए पे, तो पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी v ही रहेगी और सी पे पहुँचते ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर सी टू डी वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। सी टू डी वेलोसिटी सेम रहेगी और डी से ई तक आते आते इसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इनिशियली इसकी वेलोसिटी v थी तो वो 2v से 2v होगी, 2v से 3v होगी। इस तरह से हर एक रोटेशन, हर एक हाफ रोटेशन के बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पार्टिकल जो है वो रोटेट करता चला जाएगा और इसकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें इसकी जो हमारे को रिक्वायर्ड स्पीड है वो अटेन हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, हम इस एग्जिट विंडो से इसे बाहर स्ट्राइक कराने के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो इट विल फॉलो द स्पाइरल पाथ इनसाइड, so it will follow a spiral path inside the cyclotron, right? Now the question arises, why only spiral path is formed, why not other path is formed, right? So there is a basic reason behind it. Now see, when the ion was here under the effect of electric field, its velocity was increasing, right? And we have a formula of radius is equals to mv upon qb, means the radius is directly proportional to velocity. जब velocity increase होगी तो radius increase होगा, ठीक है। सो ये जो आयन था, जैसे इसने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, इसने एक सर्कुलर पाथ फॉलो किया। फिर जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में फॉलो हुआ तो इसका सर्कुलर पाथ जो है फिर से अधिक हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ से और यहाँ तक इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ आया, जिसकी वजह से जो रेडियस उसने कवर किया वो उसका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो बॉडी ज़्यादा रेडियस कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद जब वो इधर पार्ट में फिर से इलेक्ट्रिकल पार्ट में आया, फिर से उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई तो उसका रेडियस और बढ़ गया, राइट। इसी तरह फिर जब ये इलेक्ट्रिकल पार्ट में आया, फिर से इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, इस तरह इसका रेडियस और बढ़ गया। तो क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और वेलोसिटी के बढ़ने से रेडियस भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और मैग्नेटिक पोर्शन में ओनली वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तो रेडियस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एंटर करने पे जो रेडियस हमें मिलेगा वही एग्जिट करने पे हमें रेडियस अटेन। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जब ये जो आयन है ये इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचता है और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी पोलैरिटी को चेंज अपने आप कैसे कर लेती है, राइट। तो आई टोल्ड यू, हमने जो सोर्स यूज़ किया था दैट वाज एन AC सोर्स, राइट। और आफ्टर अ पर्टिकुलर साइकिल इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 to the power 6 हर्ट्ज, राइट। वी हैव स्टडीड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πm/qb, ठीक। मीन्स जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो वेलोसिटी की चेंज होने से टाइम पीरियड पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t विच इज़ इक्वल्स टू qb/2πm, ठीक है। तो टाइम पीरियड किसके हिसाब से चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स इज 10 to the power 6 हर्ट्ज, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ द फ्रीक्वेंसी इज 10 to the power 6 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, इट विल बी 10 to the power -6 सेकेंड्स, मीन्स 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर ये जो बैटरी है ये टर्मिनल्स की पोलैरिटी को चेंज करती है, ठीक है। तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी को। जितना टाइम हमारा आयन ले रहा है एक सर्कल कंप्लीट करने में, एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करने में, उतने ही टाइम पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यूजुअली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है, और जो टाइम होता है आफ्टर 1 माइक्रो सेकेंड्स अपने आप ही वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर लेगा, अपने आप वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो आयन जो है जब वो मूव करता है तो रेडियस गो ऑन इंक्रीजिंग और जो शेप है हमारी स्पाइरल अटेन होती है।